हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे लैमार्कवाद के बारे में। आप लोगों ने लैमार्कवाद के बारे में सुना होगा, हाई स्कूल का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में एक क्वेश्चन जरूर आता है, या तो लैमार्क आएगा या तो इसके अथवा में आपको डार्विन मिल जाएगा, डार्विनवाद। तो हम पहले लैमार्कवाद की बात करते हैं। लैमार्कवाद ने जो अपने थीसिस में सिर्फ एक बड़े लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जीन बैटेंट डी लैमार्क इनका पूरा नाम था। 1974 फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1809 में जैव विकास के बारे में अपने सिद्धांत को फिलॉसफी जूलॉजिकल नामक पुस्तक में प्रकाशित किया था। उनका सिद्धांत लैमार्कवाद के नाम से प्रचलित हुआ। लैमार्क एक जो साइंटिस्ट थे, उनका सिद्धांत किस नाम से प्रचलित हुआ था? लैमार्कवाद नाम से प्रचलित हुआ था। वो कौन कौन सी बातों पर बात करते थे उनके सिद्धांत पे, हम उनकी बात कर लेते हैं। सिद्धांत पहला था जीवों के आकार में वृद्धि। जीवों के आकार में वृद्धि कैसे होती? लैमार्क के अनुसार जीवधारियों और उनके अंगों के आकार में वृद्धि तथा विकास की स्वाभाविक प्रकृति होती है। लैमार्क ने एक ही बात कही थी कि जैसे कोई भी जीव है तो उसकी वृद्धि जो होगी या उसका जो आकार होगा वो सब किस पे डिपेंड कर देगा? विकास स्वाभाविक होगा, मतलब नेचुरल होगा। उसकी वृद्धि होगी, उसका आकार होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, जो भी होगा जीव का, वो सब कैसा होगा? किस पे डिपेंड करेगा? इसके स्वाभाविक होता है। अगला आता है वातावरण का सीधा प्रभाव। अच्छा, जो जीव होते हैं इन पर वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। उसमें लैमार्क ने क्या कहा था वो देखते हैं कि वातावरण के परिवर्तन के अनुसार जीव स्वयं को अनुकूल बनाने के लिए शरीर की संरचना और आदतों में परिवर्तन कर लेता है। कि मौसम के प्रभाव को देखते हुए जो जीव अपने आप को उसी के अनुसार बदल लेते हैं। वातावरण का सीधा प्रभाव जब पड़ता है तो उनके वातावरण के परिवर्तन के अनुसार जीव स्वयं को अनुकूल बनाने के लिए वातावरण के अनुसार अपनी संरचना में, मतलब अपने आकार में, स्ट्रक्चर में और अपनी आदतों में परिवर्तन कर लेते हैं। संरचना में और अपनी आदतों में परिवर्तन कर लेते हैं। आता है अंगों का उपयोग और अनुपयोग। अच्छा, तुम लोगों ने बहुत पहले सुना होगा कि सांपों के भी पैर होते हैं। सुना है? नहीं सुना है ना? आज सुनोगे कि लैमार्कवाद ने कहा था कि सांपों के भी किसी जमाने में पैर हुआ करते थे। सांपों में कितनी अचंभे वाली बात है, सांपों के पैर हुआ करते थे। लेकिन ये बात उस टाइम सही थी, अब गलत हो गई है। सही कैसे थी उसके बारे में पढ़ते हैं कि अंगों का उपयोग, जैसे वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप जब वातावरण का अपना प्रभाव डालता है तो उसके अकॉर्डिंग जब खुद को बदलते हैं तो जीवधारी अपने अंगों का प्रयोग अथवा अनुप्रयोग करते हैं। जैसे कुछ अंग प्रयोग किए, कुछ अंग प्रयोग नहीं किए। उपयोग में आने वाले अंग अधिक विकसित होने लगते हैं, इसके विपरीत प्रयोग में आने वाले अंगों को धीरे धीरे ह्रास होने लगता है। कहने का मतलब ये, लैमार्क ने अपने सिद्धांत में ये कहा था कि कोई भी जीव होता है जब वातावरण का प्रभाव उस पर डलता है या वातावरण का प्रभाव आता है तो वह अपने आप को उसके अकॉर्डिंग बदलने के लिए कुछ अंगों का प्रयोग करता है तथा कुछ का नहीं करता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें। तो इसने बेसिकली यही कहा था कि सांपों के किसी ज़माने में पैर हुआ करते थे और बजाय उसे रेंगने के, मतलब जब वो सांप रेंगता था तो अपने पैरों का प्रयोग नहीं करता था। पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला चलता रहा और आज ये सिलसिला है कि उसके पैर नहीं होते हैं। इनके अकॉर्डिंग किसी जीव जब कोई अपने अंग का प्रयोग करेगा तो वो अंग और डेवलप होगा। जैसे इन्होंने जिराफ की बात की थी। जिराफ का क्या कहा था इन्होंने कि पहले कहा था कि जिराफ एक नॉर्मल मतलब जीव था, बकरी की तरह उसकी गर्दन थी। तो पहले वो नीचे नीचे के पत्ते खाता था, शाख, वो मतलब घास वगैरह खाता था, घास चढ़ता था। उसके बाद फिर उसने थोड़ी घास से जब पृथ्वी पर खत्म हो गई, ऐसा लैमार्क का मानना था, पार्टिकुलर ऐसा है नहीं, लैमार्क का मानना था। तभी झाड़ियाँ खाना स्टार्ट किया, गर्दन को थोड़ी ऊपर उठाना स्टार्ट कर दिया, गर्दन को उठाकर खाने लगा। उसके बाद फिर एक वक्त आया कि उसके एरिया में क्या था कि झाड़ियाँ खत्म हो गई, उसने अपनी गर्दन को ऊपर, ये थोड़े बड़े पेड़ खाने लगा। अब बड़े पेड़ को खाने के लिए गर्दन को ऊपर करना पड़ेगा, गर्दन में खिंचाव आया तो इंच 2 इंच उस टाइम गर्दन बढ़ने लगी उसकी, जिराफ की। ऐसा लैमार्क का मानना है, ध्यान रखना ये चीज़। तो गर्दन इंच 2 इंच बढ़ने लगी। उसके बाद फिर उसकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ तो उनकी लंबी गर्दनें पैदा हुई। आसपास के वो पेड़ भी खत्म हो गए, फिर लंबे पेड़ आने लगे तो उसने गर्दन को और खिंचाव आया, जिराफ ने और जोर लगाया पेड़ मतलब उसे पेट तो भरना ही है। पेट भरने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, समझ रहे? भूख प्यास के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। तो उसने पेड़ों को खाने के लिए, जानवर तो इंसान नहीं था, जानवर था लेकिन उसके अंदर क्षमता यही थी।
अपने भोजन को ग्रहण करना किसी भी तरीके से। तो उसने अपनी गर्दन में और खिंचाव आया उसके। इस तरीके से करते करते एक वक्त वो आया कि उसकी गर्दन बहुत लंबी हो गई, पीढ़ी दर पीढ़ी सिलसिला चलते रहते। यही उसने सांप के बारे में कहा था कि सांप भी किसी जमाने में पैर हुआ करते थे, उसने अपने पैरों का प्रयोग करना छोड़ दिया तो उसके पैर विलुप्त हो गए। और जिराफ ने अपनी गर्दन का प्रयोग करने लगा खाने पीने के लिए, अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए, तो उसकी गर्दन कैसी हो गई? लंबी हो गई। अगला क्या आता है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इन उपार्जित लक्षण, इनके अनुसार प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में जिस वातावरण में रहता है, मतलब लैमार्क के अनुसार कोई भी जीव होगा तो किसी वातावरण में जब रहेगा अपने जीवन के अनुसार वातावरण में, तो उसके प्रभाव में अनेक लक्षण उपार्जित होते हैं। तो उसके जैसे जीवन काल में जैसे कोई जीव रहा तो उसमें तरह तरह के परिवर्तन आएंगे, मौसम के प्रभाव की वजह से, वातावरण के प्रभाव की वजह से अनेक तो उपार्जित होंगे। तो जो उपार्जित होंगे नए लक्षण, उन्हीं को उपार्जित लक्षण है। यही उपार्जित लक्षण उनकी संतानों में पहुंच जाते हैं। अब जो नए लक्षण होंगे वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं, नए बच्चों में पैदा दिखाई दे रहे हैं वही। तो इससे पता चलता है कि यही उपार्जित लक्षण हैं, पहुंच जाते तथा धीरे धीरे नई जाति बन जाती। जैसे कि मैंने जिराफ के बारे में बताया था कि जिराफ में जो नया लक्षण कौन सा था? गर्दन लंबी होने का। ये उपार्जित था, मतलब उत्पन्न हुआ था। अब जब उसके बच्चे पैदा हुए तो उसकी गर्दन ऑटोमेटिकली लंबी थी जिराफ की। इससे पता ये चलता है कि जिराफ की जो गर्दन थी वो लंबी हुई, वो उपार्जित लक्षण था। उपार्जित कैसे पता चला? कि उसके बच्चों में भी लंबी गर्दन पैदा हुई, यानी एक नया लक्षण आ गया, एक नई जाति बन गई लंबी गर्दन वाले प्राणियों की। ये है, और जिसका लगातार प्रयोग होता है, धीरे धीरे आकार में बढ़ता जाता है, और जिस अंग का प्रयोग नहीं होता है वो क्रमशः खत्म हो जाता है। जैसे किसी ने कहा था कि इंसानों की भी पूंछ थी, वो बहुत पहले की बात है। हनुमान जी को कहा था, देखकर कहा था कि हनुमान जी इंसान थे, बंदर से डेवलप हुए थे, और अपने पूर्वज भी बंदर ही थे, ऐसा कहा जाता है। बंदरों की पूंछ हुआ करती है। तो कई पहले लोगों ने ये भी कहा था कुछ कि इंसानों की भी किसी जमाने में पूंछ हुआ करती थी। ये भी एक उपार्जित लक्षण था, और आज नहीं है इस तरीके से, क्योंकि पूंछ या तो कट गई होगी या किसी वजह से उन्होंने प्रयोग नहीं करा होगा, विलुप्त हो गई होगी। लेकिन ऐसा असंभव है पूंछ का, जो मैं इस चीज़ पे विश्वास नहीं करता हूँ फिलहाल। उदाहरण है, जैसे मैंने बताया था सांप रेंग कर चलते थे तो उनके लिए टांगों का प्रयोग नहीं था। लगातार प्रयोग ना होने के कारण धीरे धीरे छोटे होते गए, वह विलुप्त हो गए उनके पैर। पहले धीरे धीरे छोटे हुए नई पीढ़ियों में, फिर और नई पीढ़ी आई, फिर वो एक वक्त ऐसा है कि वे विलुप्त हो गए। जिराफ का भी मैंने इंसान की पूंछ भी तो हो सकती है। जब चिड़ियों में पानी में जाना शुरू किया तो तैरने के लिए पैरों को लगातार फैलाना पड़ता था। चिड़ियों को पानी में गए तो पैरों जाना शुरू किया तो तैरने के लिए पैरों को लगातार फैलाना पड़ता था। अतः धीरे धीरे बत्तख बन गई, धीरे धीरे बत्तख जैसे प्राणी पैदा हुए उन्हीं में से। मतलब पैर वैसे हो गए ना, पैर वैसे हो गए, ऐसे वाले उसमें खाल, उनके जो पैर होते हैं उनमें एक तरीके की खाल टाइप की लगी होती है, बंद होते हैं तैरने के लिए। तो उनमें ये डेवलप हुए क्योंकि वो लगातार प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा लैमार्क ने कहा था। अच्छा, लैमार्कवाद की आलोचना भी हुई थी बाद में। लैमार्कवाद एक सिद्धांत का नाम है, लैमार्क साइंटिस्ट का नाम है। उनकी आलोचना भी हुई थी। आलोचना क्या हुई थी कि भारत में लड़कियों में बचपन से ही नाक व कान में छेद नहीं होते हैं। भारत में क्या, हर जगह ऐसा होता है? मतलब कहीं भी जब इंसानों में, मतलब इंसान क्या है तो जीव ही, तो उन लड़कियों में नाक व कानों में छेद नहीं होते हैं। लेकिन संस्कृति को अपनी दर्शाने के लिए, गहनों आभूषणों को पहनने के लिए जब उसमें छेद करा दिए जाते हैं, इंडियन संस्कृति में ऐसा ज़्यादा होता है कि लड़कियों के नाक कान छेद दिए जाते हैं, उसमें छेद किए जाते हैं। जब लड़की को नाक कान छेद किए जाते हैं तो उसकी लड़की में ऐसा क्यों नहीं हुआ? चलो मान लीजिए एक आदमी नहीं हुआ, फिर उसके भी नाक कान छेद दिए, फिर उसकी लड़की को क्यों नहीं हुआ? ये सिलसिला तो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है नाक कान छेदने का। तो यहाँ पर ये सिद्धांत जो है फेल होता है। यहाँ पर ये मतलब काम नहीं करता है कि लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी अपवाद है इसका। अगला आता है कि आदमी रोज दाढ़ी बनवाते हैं, रोज दाढ़ी बनवाते हैं और फिर भी वह दाढ़ी विलुप्त क्यों नहीं होती है? ये भी अपवाद है। यानी मान लीजिए हमने दाढ़ी बनवाई, कोई बात नहीं, एक महीने बाद फिर आ गई, फिर से बनवा ली, तो एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि बिल्कुल ही ना होगे, अकॉर्डिंग टू उनके सांप के पैरों की तरह। जैसे इन्होंने सांप के पैरों का उदाहरण दिया था कि सांप के पैर थे, सांप चलता था रेंग करके पैरों का यूज नहीं करता था, तो धीरे धीरे विलुप्त हो गए। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि अगर ऐसा था तो लोगों के ये पुरुषों के दाढ़ियां आती हैं,
तो दाढ़ी जब आती है तो महीने दर महीने उसे हम जब शेप कराते हैं तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि वो बिल्कुल ही ना जमे, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर ये अपवाद है और ये इसको गलत साबित करता है इस सिद्धांत को। अगला आता है कि लैमार्क की सबसे बड़ी कठोर प्रभावपूर्ण आलोचना अगस्त वीजमैन अपने विकलरी प्रयोग द्वारा की। मगर एक साइंटिस्ट थे अगस्त वीजमैन, इन्होंने अपने एक प्रयोग किया था, अपने विकलरीकरण प्रयोग द्वारा की, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा इनकी आलोचना की थी साइंटिस्ट ने। उन्होंने 40 पीढ़ियों तक सफ़ेद चूहों की पूंछ काट दी। जो साइंटिस्ट थे उनका एक नाम फिर से बताना चाहूँगा, अगस्त वीजमैन। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 40 पीढ़ियों तक, मतलब एक चूहा और चूहिया ली, क्रॉस कराया, बच्चा पैदा हुआ, उसकी पूंछ काट दी बच्चे की, बच्चा डेवलप हुआ, बड़ा हुआ, बच्चे को फिर से क्रॉस कराया किसी के साथ, उस बच्चे से बच्चा पैदा हुआ। इस तरीके से 40 पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चली और हर उसकी चूहे की उसने पूंछ काट दी। यहाँ तक कि जिन माँ बाप से उसका क्रॉस कराया जो बच्चा पैदा हुआ, उन माँ बाप की भी पूंछ कटी हुई थी, काट दी उसने। सफ़ेद चूहे पर प्रयोग किया था उन्होंने। सफ़ेद चूहे जो आमतौर में आजकल घरों में पाए जाते हैं, हम लोग पालते भी हैं उन्हें। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा आलोचक था। चलो मान लीजिए कि लड़कियां इंसान होती हैं, हो सकता है जानवरों में और इंसानों में थोड़ा फ़र्क हो, कि दाढ़ी बढ़ना भी एक जेनेटिक होता है, हो सकता है इंसानों में और जानवरों में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लिया गया था। लेकिन एक साइंटिस्ट आए थे वीजमैन, अगस्त वीजमैन, इन्होंने क्या किया था कि चलो चूहा को उठाया, पूंछ काटी चूहा और चूहिए की, क्रॉस कराया, बच्चा पैदा हुआ, उसकी पूंछ थी, फिर उसकी पूंछ काटी, उस बच्चा बड़ा हुआ तो उसकी भी फिर जनन कराया, उसका बच्चा पैदा हुआ, उसकी भी पूंछ थी। ऐसा सिलसिला 40 पीढ़ियों तक हुआ और 40 पीढ़ियों तक पहुंचते पहुंचते किसी भी चूहा ऐसा पैदा नहीं हुआ, कोई भी चूहा जिसमें पूंछ ना हो। तो यहाँ पर ये जो प्रयोग है वो असफल होता है। ये सिद्धांत जो है वो फेक माना गया था, ये आलोचना थी लैमार्कवाद की। तो इसी के साथ हमने लैमार्कवाद में बहुत कुछ सुना, समझा, और उम्मीद करता हूँ आपको भी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। कोशिश कीजिएगा। तो और इसी के साथ चलते चलते मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत भी 5% भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दे दीजिएगा, जिससे कि मुझे ये पता चल जाए कि मुझे अपने अंदर क्या चेंजेस लाने चाहिए।